हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 का जो पाठ नंबर 18 है, वायु और जल का प्रदूषण। तो इस पाठ में हम जो मुख्य मुख्य बिंदु है उन पर हम नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु का प्रदूषण, इसका मतलब है जो वायु है हमारे आसपास वो हमारे काम में लेने लायक नहीं है, या फिर हम उसको काम में लेंगे तो कुछ शरीर को नुकसान होगा, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वायु हमको पहले मिलती थी उसमें कुछ इस तरीके के तत्व मिल गए हैं जिससे कि वो अब काम में लेने लायक नहीं रही है। ये होता है वायु का प्रदूषण। जो वायु का संगठन है, हम जानते हैं कि वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार जो मिश्रण है उसका 78% नाइट्रोजन है और 21% है वो ऑक्सीजन है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन, मीथेन और जलवाष्प की बूंदें। ये सारे के सारे वायु के मिश्रण में शामिल है। अब हम बात करते हैं, क्रियाकलाप दे रखा है हमारे सामने कि भीड़ वाली जगह है एक, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तो इसमें हम जाते हैं तो हमको क्या आती है? खांसी आती है। खांसी क्यों आती है इसका कारण आपने जानने का प्रयास किया होगा, क्योंकि वहाँ पर जो धुआं होता है गाड़ियों का वो हमारी श्वास के साथ अंदर चला जाता है और जो हमारी श्वास नली है उसमें जो उसके कार्बन के कण होते हैं, बच्चों, जो धुआं होता है उसमें कार्बन के कण भी उपस्थित होते हैं, इसलिए वो कार्बन के कण हमारे श्वास नली में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे हमको खांसी आती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि वायु प्रदूषण की एक वैज्ञानिक परिभाषा क्या हो सकती है। तो वायु का जो संगठन है उसमें आया अनचाहा बदलाव या अनचाहे पदार्थों का जो उसमें मिलावट होती है, उसके कारण जो सजीव और निर्जीव दोनों घटक होते हैं उनके लिए ही वायु हानिकारक हो जाती है। और ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है, ये कहलाती है वायु प्रदूषण। अब हम जानते हैं कि वायु प्रदूषित कैसे होती है। तो जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं, संदूषित करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? वायु प्रदूषक। तो आप लोग एक तो ये बात ध्यान में रखेंगे, वायु प्रदूषक होते क्या हैं। जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं उनको हम वायु प्रदूषक कहते हैं। कौन कौन शामिल है इसमें? जैसे ज्वालामुखी का फटना है, वनों में लगने वाली आग है, और धूल के कण हैं। ये सारे के सारे शामिल हैं, और कई मानवीय क्रियाकलाप जिनके कारण वायु प्रदूषित होती है। मानवीय क्रियाकलापों में कौन कौन से क्रियाकलाप आ सकते हैं? जैसे फैक्ट्री और विद्युत संयंत्र से निकलने वाली गंदी वायु है। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं। तो ये जो काला धुआं है, इसमें अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें विद्यमान होती है जो कि वायु को प्रदूषित करती है। अब देखो, वायु जो प्रदूषित हो जाती है, तो यदि हम उसमें श्वसन करते हैं तो हमको बहुत सारी श्वसन की समस्याएं आती हैं, क्योंकि जो वाहन होते हैं हमारे, वो अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और धुआं उत्पन्न करते हैं। यहाँ हम कार्बन मोनोऑक्साइड को लिख देंगे CO, कार्बन डाइऑक्साइड को लिख देंगे हम CO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सामान्यतया NO, NO2, ये सारे के सारे होते हैं। इनके सूत्र हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से, यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, अपूर्ण दहन का मैंने नाम लिया है। अपूर्ण दहन का मतलब होता है हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जहाँ पर ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है वहाँ पर जो दहन होता है वो होता है अपूर्ण दहन। और उसमें कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक विषैली गैस होती है जो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन की जो वाहक क्षमता है उसको घटा देती है, अर्थात जो ब्लड है, रक्त है हमारा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप दम घुटने लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। उसके बाद में हम देखेंगे, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली में जो पंजीकृत वाहन है, पंजीकृत का मतलब जो रजिस्टर्ड है, यदि उनको एक कतार में खड़ा कर दिया जाए, लाइन में खड़ा कर दिया जाए, तो दो सर्वाधिक लंबी नदियों नील और अमेजन। अब यहाँ पर आपको ये जानकारी मिली है कि जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है नील और अमेजन, उसके बाद में अमेजन है, तो उसके बराबर लाइन लग जाती है। अर्थात दिल्ली है जो शहर है उसमें वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में बात करते हैं हम धूम्र कोहरे की, जो धूम कोहरा होता है उसकी। तो जहाँ पर ज़्यादा वाहन होते हैं वहाँ पर ज़्यादा धुआं निकलता है और उस धुएं की मोटी परत एक कोहरे जैसा रूप ले लेती है। इसको हम धूम कोहरा नाम देते हैं। जैसा कि यहाँ दे रखा है, धुएं से और कोहरे से इसका निर्माण होता है धूम कोहरे का। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं, NO, NO2, ये सारे के सारे यहाँ उपस्थित होंगे। और धूम कोहरे से होने वाली परेशानियों में दमा है, खांसी है, बच्चों को सांस लेने में जो कठिनाई है वो है, और सांस के साथ जो हरहराहट है, सांस नली में जो कार्बन के कण अटक जाते हैं उसके कारण हरहराहट होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो पेट्रोलियम शोधन कारखाने हैं वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैसें उत्सर्जित होती है, जिसके कारण जो फेफड़ों की स्थायी समस्या है वो पैदा होती है और अनेक प्रकार की श्वसन समस्याएं भी इससे पैदा होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं CFC की। तो बच्चों, CFC का पूरा नाम होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन। यहाँ दिया भी है क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। क्लोरो का मतलब पहला C, फ्लोरो का मतलब दूसरे वाला से F, और इसका मतलब दूसरे वाला C। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता क्या है? तो ये यौगिक होते हैं जो किसमें काम में लिए जाते हैं? रेफ्रिजरेटर, अपना फ्रिज होता है, AC होती है, इसमें ये काम में लिए जाते हैं एरोसोल के रूप में। और ये जो CFC होते हैं मुख्य रूप से हानि किसको पहुंचाते हैं? ये हल्के होते हैं जिसके कारण ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठने के पश्चात जो ओजोन परत है अपनी समताप मंडल में जो पाई जाती है, आपने पढ़ी होगी वायुमंडल की परतें,
उसमें जो CFC पहुंच जाता है और वहाँ ओजोन के साथ क्रिया करता है और उस परत को कमज़ोर कर देता है, पतला कर देता है। जिससे होता क्या है, सूर्य की तरफ से जो आने वाली किरणें हैं अल्ट्रावायलेट, जिसको पैराबैंगनी किरणें हम कहते हैं, वो हम तक पहुंचती है और इससे जो होने वाली हानि है वो है त्वचा का कैंसर। इसके कैंसर इससे होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ताजमहल। तो ताजमहल से जुड़ी एक समस्या है जिसको हम नाम देते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होती क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे ही यहाँ जो यौगिक हैं SO2 और NO2, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे ही ये जल के साथ क्रिया करते हैं तो ये तो बना लेता है H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, और ये यहाँ पर बना लेगा HNO3, जिसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलेंगे। ये सारे के सारे किससे क्रिया कर लेते हैं, जो संगमरमर होता है उसका कलर चेंज कर देते हैं, वो पीला हो जाता है और इसको हम बोलते हैं अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा के कारण जो स्मारक है इसका संक्षारण होता है, मतलब इसका गलन हो जाता है। यहाँ पर जो कण है, काजल के कण, वो निलंबित हो जाते हैं संगमरमर के ऊपर, जिससे वो पीला हो जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे CNG और LPG के बारे में। देखो, CNG का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और अंग्रेजी में यदि बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस। CNG LPG की अपेक्षा अच्छी कारगर है, क्योंकि ये वायु का प्रदूषण कम करती है, और जो शीशा रहित पेट्रोल है उसका भी इसमें कम अंश पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव की। तो क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ये हम समझेंगे। पहले एक जो पौधशाला होती थी, नर्सरी जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक तरीके का घर बनाया जाता था और इसमें पौधे को रख दिया जाता था। अब बाहर से जो सूर्य की रोशनी आएगी वो किरणों के रूप में इसमें प्रवेश करेगी, और प्रवेश करने के बाद में यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। अब इसमें होता क्या था कि यहाँ से जो ऊष्मा है वो आ तो सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। इस कारण से जो अंदर का तापमान है पौधों के लिए आवश्यक वो बढ़ जाता था। इसी से संबंधित जो समस्या है पर्यावरण में, उसका नाम पौधाघर प्रभाव कैसे पड़ा, क्योंकि इससे समानता है। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मुख्य रूप से जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वायुमंडल में एक परत बना लेती है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, ये अपनी पृथ्वी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन गई। अब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो धरातल को गर्म करेगी, यहाँ से गर्मी बढ़ेगी। अब ये जो विकिरण है वो विकिरण बाहर जाएंगे टकरा के ऊपर की तरफ,
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की परत होने के कारण ये बाहर नहीं निकल पाएंगे और जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ जाएगा और यही घटना कहलाएगी पौधा घर प्रभाव। तो इसके कारण नुकसान क्या होगा? जो ग्लेशियर है अंटार्कटिका महाद्वीप के आसपास वो पिघलने का डर रहेगा, जिससे कि पृथ्वी का जलमग्न होने की संभावना बन जाती है। तो ये मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया उसके बारे में, पौधा घर प्रभाव क्या होता है। अब देखिए, यदि पूरा का पूरा जो तापमान है, तापमान में यदि वृद्धि होगी तो ये जो समस्या है ये कहलाएगी विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगी। और इसमें जो मुख्य गैस है वो कौन सी काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। इसके अलावा मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और जलवाष्प है, वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट है संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, तो यूएनओ ने जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर सभी देशों से हस्ताक्षर करवाए। क्यों करवाए? क्योंकि एक लिमिट के अंदर जो CO2 है उसका उत्सर्जन करेंगे देश, जिससे कि CO2 ज़्यादा इकट्ठी नहीं होगी और ये जो कंडीशन है ये नहीं बनेगी तो यहाँ पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यदि बढ़ जाता है तो उसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ये सारा का सारा विश्व उष्णन है। विश्व उष्णन के कारण 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक वृद्धि हो सकती है, ये आंका गया है। अब जो वायु प्रदूषण है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो वाहनों से निकला धुआं है वो वातावरण में न मिले, इसके लिए सबसे ज़्यादा हमको पेड़ लगाने पड़ेंगे। वाहनों में शीशा रहित पेट्रोल, CNG इनको काम में लेना पड़ेगा। और जो दिवाली पे पटाखे जलाते हैं वो भी एक पर्यावरण प्रदूषण में सहायता करते हैं, इसलिए उसको भी हमको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा वन महोत्सव में जो वृक्षारोपण है उसके ऊपर बल देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये किसी स्कूल का चित्र है जिसमें वृक्षारोपण पर बल दिया गया है। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं थी वो वायु प्रदूषण से संबंधित थी। उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक है अपना वो है जल प्रदूषण। जैसे मैंने वायु प्रदूषण पढ़ा था वैसे ही जल प्रदूषण, जल की जो संरचना है या फिर जल का जो संगठन है उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे वाहित मल है, विषैले रासायनिक खाद है, ये सारे के सारे पदार्थ मिल जाते हैं जिससे कि वो पीने लायक नहीं रहता या फिर और किसी काम लायक नहीं रहता। इसको हम जल प्रदूषण कहेंगे और जो पदार्थ जल को प्रदूषित करेंगे उनको हम जल प्रदूषक कहेंगे। सारणी 18.2 में दे रखा है कि नल का जो जल है उसकी गंध कैसी होती है, अम्लीय होता है या रंग कैसा होता है, ये हमको तुलना करनी है तालाब के जल की, नदी के जल की, कुएं के जल की और झील के जल की। सारों में कुछ न कुछ अंतर जरूर मिलेगा यदि आप देखोगे तो। अब जल प्रदूषित कैसे होता है इसका एक अध्ययन है। यहाँ पर गंगा नदी का उदाहरण दिया गया है। तो गंगा क्या है? भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। उद्गम होती है गंगोत्री से, फिर हरिद्वार गोमुख से होती हुई कानपुर UP, इलाहाबाद, वाराणसी
बिहार पटना और इस रास्ते से होते हुए जो कलकत्ता है उसमें दो भागों में बंटकर और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे WWF की, विश्वव्यापी कोष, वर्ल्ड वाइड फंड, कि जो जल का प्रदूषण है गंगा नदी में वो एक स्तर से ज़्यादा हो गया है। इसका कारण क्या है कि अधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल। अनुपचारित वाहित मल का अर्थ होता है कि जो कल कारखानों से द्रव पदार्थ निकलता है उसको बिना उपचार किए ही सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है। तो 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई जिसको हम गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी गंदगी फैला रहे हैं, गंगा नदी का प्रदूषित फैलाव। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैव अनिम्नीकरणीय पॉलीथीन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैव अनिम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर क्या होता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं या फिर जिनकी साइकिलिंग हो सकती है। और अनिम्नीकरणीय पदार्थ वो होते हैं जो गलते नहीं हैं, जिनका विघटन नहीं होता आसानी से, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है इत्यादि। और जो अपमार्जक है, उर्वरक है, वो भी इसी के उदाहरण है। उसके पश्चात यहाँ पर ये गंगा नदी में प्रदूषण किस प्रकार से होता है वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही जो पानी है उसमें प्रदूषण बढ़ जाता है तो वहाँ मौजूद शैवाल मर जाते हैं। और देखिए, शैवाल यदि मर जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाएगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि अवरुद्ध हो जाएगी तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाएगा। उसका लेवल कम होने से वहाँ जो जल में रहने वाले जीव हैं वो मर जाएंगे। इसलिए रसायन यदि हम डालते हैं नदी में तो उसका रिजल्ट ये होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कौन कौन से रोग फैल सकते हैं इससे। जो अनुपचारित वाहित मल है उसके उपयोग से हम यदि हम करते हैं तो हमको जीवाणु, वायरस, कवक, ये सारे के सारे रोग हो सकते हैं, जैसे हैदा है, मियादी बुखार है, पीलिया है। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता का सूचक है। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो वह जो जल है मलयुक्त। कुल मिला के बात ये, यदि स्तनधारियों का जो मल है वो जल में मिला दिया जाए तो उसका संक्रमण हो सकता है, प्रदूषित हो जाता है और उससे जो बैक्टीरियल डिजीज हैं, जीवाणु जनित, वो हो सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे पेयजल क्या होता है। देखो, पेयजल के नाम से सिद्ध स्पष्ट है कि जो जल पीने योग्य हो और उसको शुद्ध कैसे किया जा सके। तो शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है यहाँ देखिए, पीने के लिए उपयुक्त जल को हम पेयजल कह देंगे, ठीक है। और शुद्ध उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, उबाल कर हम उसको शुद्ध कर सकते हैं।
जो कई प्रकार के फिल्टर हैं उसको हम काम में ले सकते हैं। उबाल कर हम शुद्ध कर सकते हैं। रासायनिक विधि है क्लोरीनीकरण, उसमें क्लोरीन या लाल दवा डालकर हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। विरंजक चूर्ण मिलाकर उसको शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर एक सावधानी दी गई है कि क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। क्लोरीन की गोलियाँ ज़्यादा यदि डाल देंगे तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। उसके बाद में बात करते हैं हम 3R थ्योरी, 3R सिद्धांत। तो देखिए 3R सिद्धांत में 3R का मतलब अलग अलग है। पहले R का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब कम उपयोग करना। दूसरे R का मतलब होता है रीयूज। पहली बात तो रिड्यूस, कम उपयोग करें, और उसके बाद में यदि बच गया है कुछ तो उसका पुनः उपयोग करें। उसके बाद में पुनर्चक्रण, रिसाइकिल। यदि रीयूज होने के बाद में भी कोई चीज़ बच गई है, उसका रूप बदल रहे हैं, हम उसको रिसाइकिल कर रहे हैं जिससे कि वो दोबारा काम में आ सके। तो ये था 3R सिद्धांत। इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उसको करवाने के लिए एक अलग से वीडियो हम डालेंगे। इस पाठ में जो मुख्य बिंदु हैं, आपने क्या सीखा, वो आप यहाँ से पढ़ेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो पाठ के हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्नोत्तर है वो हल करवाए जाएंगे और उनके आंसर बताए जाएंगे। तो छात्रों, प्रत्येक पाठ के 2 वीडियो बनेंगे। एक में तो हम पाठ को पढ़ाएंगे और दूसरे में उसके प्रश्नोत्तर करवाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र छात्रों से भी करवाएं, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास पहुंच सके और आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।